महासागर में ईरान के जंगी बेड़े को अमेरिकी पनडुब्बी के डुबोने के बाद भारत के दुश्मन मुल्कों ने एक प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ दी है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत चाहता तो ये हमला नहीं होता। आज इस रिपोर्ट में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे इस मामले की और इस हमले से भारत का कोई भी संबंध क्यों नहीं। दरअसल भारतीय नौसेना ने मल्टीनेशनल मिलान नेवल एक्सरसाइज 24 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम में पूरा। इस एक्सरसाइज में कई देशों के वॉरशिप शामिल थे। इन्हीं में ईरान का वॉरशिप आयरिस देना भी शामिल था, जिसने अलग अलग देशों की नौसेनाओं के साथ समुद्र में प्रैक्टिस और ड्रिल्स की थी। इसके बाद आपको बता दें कि एक एक्सरसाइज के खत्म होने के बाद 25 फरवरी की दोपहर को आयरिस देना विशाखापट्टनम का तट छोड़ चुका था और भारतीय समुद्री सीमा से बाहर निकल गया था। नेवी प्रोटोकॉल के मुताबिक जैसे ही कोई फॉरेन वॉरशिप किसी भी देश के पोर्ट और टेरिटोरियल वाटर्स को छोड़ देता है, वो उस देश की ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर हो जाता है। नेवल एक्सरसाइज भी क्लियर रूल्स के तहत होती है। देश सिर्फ तब तक कोऑर्डिनेशन करते हैं जब तक जहाज अभ्यास में हो या फिर उनकी समुद्री सीमा के अंदर। लेकिन जैसे ही जहाज बाहर निकलते हैं, वो फिर से अपनी अपनी नेवी के कमांड के तहत इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने लगते हैं। यानी आयरिस देना के भारत छोड़ते ही उसके ऑपरेशन से भारत का सीधा कनेक्शन खत्म हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल वाटर्स के नियम और जिम्मेदारी आखिर थी किसकी? जब कोई जहाज किसी भी देश की समुद्री सीमा छोड़ देता है तो उसकी जिम्मेदारी भी वहीं खत्म हो जाती है। बता दें कि किसी भी कोस्टल कंट्री की ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसके टेरिटोरियल वाटर्स और पोर्ट्स तक सीमित होती है। यानी कि साफ शब्दों में आपको बताएं तो भारत की जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है जहां से कोई भी विजिटिंग वॉरशिप उसकी समुद्री सीमा से बाहर चला जाता है। उसके बाद वॉरशिप पूरी तरह अपनी नेवी की कमांड में ऑपरेट करता है और आयरिस देना के मामले में भी उसकी मूवमेंट, उसकी लोकेशन और उसके ऑपरेशनल डिसीजन पूरी तरह ईरानी नौसेना के कंट्रोल में थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जुड़े ठिकानों पर अमेरिकी एक्शन 28 फरवरी की सुबह या दोपहर के आसपास शुरू हुआ और उस वक्त तक आयरिस देना को भारत छोड़े कई दिन हो चुके थे। ईरान का जंगी बेड़ा श्रीलंका के आसपास के इंटरनेशनल वाटर्स में था। बता दें कि ये इलाका श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास आता है। यानी अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो नेवल एक्सरसाइज खत्म होने और अमेरिकी कार्रवाई शुरू होने के बीच करीब 3 दिन का गैप था और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि आयरिस देना पर हमला एक्सरसाइज खत्म होने के लगभग 8 दिन बाद हुआ। इन 8 दिनों के दौरान जहाज इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद था और जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय नौसेनाएं अक्सर अपने वॉरशिप्स को स्ट्रैटेजिक सी रूट्स में डिप्लॉय करती हैं। तो अगर आयरिस देना उस वक्त वहां मौजूद था तो ये तैनाती ईरान की अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकती है, भारत से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी का नहीं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि पूरी बहस का फोकस सिर्फ आयरिस देना पर क्यों टिका हुआ है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि ईरान से जुड़े बड़े अमेरिकी ऑपरेशंस के दौरान 17 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया गया। फिर भी चर्चा का केंद्र वही जहाज बना जो कुछ दिन पहले भारत में हुई एक्सरसाइज का हिस्सा था। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने खोलते हैं तो हमें याद आता है कि समुद्री युद्ध शायद ही कभी किसी एक जगह तक सीमित रहते हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी दुश्मन के जहाजों पर समुद्र में जहां मौका मिला वहां हमला किया गया। आज की नेवल स्ट्रैटेजी भी लगभग वही कहती है। यानी कि ईरान जंगी बेड़े पर हमला अमेरिका का फैसला है और ये हमला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में हुआ है, लिहाजा किसी तीसरे देश की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। यानी कि भारत की कोई भी जिम्मेदारी यहाँ नहीं बनती।